प्रकृति में गहराई से देखो और तब तुम सब कुछ बेहतर समझोगे। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन की ये बात आज हिमालय के संदर्भ में कितनी सटीक बैठती है ना? जहां प्रकृति की शक्ति और हमारी अपनी कमजोरी मतलब मानवीय भेद्यता साफ दिख रही है। स्वागत है द डीप डाइव में। आज हम एक बेहद गंभीर और जरूरी विषय पर चर्चा कर रहे हैं। जी, विषय है हिमालय क्षेत्र में लगातार बढ़ती आपदाएं और इनसे बचाव के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों की यानी अर्ली वार्निंग सिस्टम्स या ईडब्ल्यूएस की तत्काल जरूरत। ईडब्ल्यूएस मतलब ऐसी व्यवस्थाएं जो किसी आपदा के आने से पहले हमें अलर्ट कर दें ताकि बचाव का कुछ मौका मिल सके। बिल्कुल, और ये विषय यूपीएससी उम्मीदवारों के लिए तो खास तौर पर महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। मुख्य परीक्षा में GS3 पेपर में आपदा प्रबंधन और पर्यावरण खंडों के लिए, और प्रीलिम्स में भी। प्रीलिम्स में भूगोल, पर्यावरण, साइंस एंड टेक सब जुड़ा है इससे। और वैसे भी सामान्य जानकारी के लिए भी ये बहुत अहम है। सही बात है। हाल की घटनाओं ने तो मतलब इस मुद्दे की गंभीरता को फिर से हमारे सामने ला दिया है। वो एवरेस्ट वाली घटना। इसी महीने की शुरुआत में एवरेस्ट के तिब्बती हिस्से में वो बर्फीला तूफान आया। भारी बर्फबारी, बिजली गिरी, 1000 से ज्यादा ट्रैकर फंस गए थे वहां। बहुत खतरनाक स्थिति थी वो। और दूसरी तरफ नेपाल और दार्जिलिंग में भी भारी बारिश, बर्फबारी, फिर बाढ़ और भूस्खलन, और जाने भी गई। दुखद है जी, बहुत दुखद। तो हमारी आज की ये जो गहन पड़ताल है ये द हिंदू में छपे एक हालिया लेख पर आधारित है। अच्छा। हमारा मकसद है हिमालय में बढ़ते खतरे को समझना, इसकी गंभीरता, इसमें जलवायु परिवर्तन की क्या भूमिका है, उसका विश्लेषण करना। और सबसे जरूरी, ये ईडब्ल्यूएस की कमी क्यों है और जरूरतें क्या हैं, इसका मूल्यांकन। बिल्कुल। तो चलिए इस जटिल मुद्दे की तह तक चलते हैं। सबसे पहले आइए इन खतरों के बढ़ते पैमाने को समझने की कोशिश करते हैं। डाउन टू अर्थ डीटी की 2024 की एक रिपोर्ट है। डीटी की रिपोर्ट्स काफी विस्तृत होती हैं। तो उसमें कुछ बेहद आप कह सकते हैं चिंताजनक आंकड़े हैं। रिपोर्ट कहती है कि साल 1900 से 2022 के बीच भारत ने कुल 687 बड़ी आपदाएं झेली। 687 पिछले 125 साल में। और इनमें से 240, सोचिए 240 अकेले हिमालयी क्षेत्र में हुई। मतलब 1/3 से भी ज्यादा। 1/3 से ज्यादा। और बात यही खत्म नहीं होती। इन आपदाओं की आवृत्ति मतलब फ्रीक्वेंसी वो तेजी से बढ़ रही है। अच्छा, कैसे? देखिए आंकड़े देखिए। 1902 से 1962 ये 60 साल हुए। इनमें हिमालय में सिर्फ 5 आपदाएं दर्ज हुई। 60 साल में सिर्फ 5? फिर अगले दशक में 1963 से 72 ये संख्या बढ़कर 11 हुई। फिर 73 से 82 के बीच 13। धीरे धीरे बढ़ रही थी मतलब। लेकिन जो सबसे चौंकाने वाला है वो है पिछला दशक 2013 से 2022। उसमें क्या हुआ? इन 10 सालों में हिमालय में 68 आपदाएं हुई। 68? 10 साल में 68, ये तो बहुत बड़ा उछाल है ना? और ये उस दौरान भारत में हुई कुल आपदाओं का 44% था। इसमें सब कुछ है, GLOFs, भूस्खलन, फ्लैश फ्लड्स, जंगल की आग, भूकंप। लगभग हर तरह की आपदा। और नासा के आंकड़े भी कुछ ऐसे ही कहानी कहते हैं। नासा के पास भी डेटा है इस पर। उनके मुताबिक सिर्फ 2007 से 2017 के 10 सालों में हिमालय क्षेत्र में 1121 भूस्खलन की घटनाएं हुई। 1100 से ज्यादा भूस्खलन? 10 साल में। ये कोई छोटे मोटे आंकड़े नहीं है। और एक अनुभवी ट्रैकर हैं डोंग शुचांग, उन्होंने BDC को बताया था। क्या कहा उन्होंने? कि मैं लगभग 20 बार हिमालय आया हूं लेकिन मैंने ऐसा मौसम कभी नहीं देखा। मतलब जमीनी अनुभव भी यही कह रहे हैं कि हालात बदल रहे हैं तेजी से। ये व्यक्तिगत अनुभव भी बहुत मायने रखते हैं। तो सवाल ये है कि आखिर ये बदलाव इतने तीव्र क्यों हैं? क्या कारण है इसके पीछे? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है और इसका सीधा संबंध, जैसा आप इशारा कर रहे थे, वो जलवायु परिवर्तन से जुड़ता दिखता है। अच्छा। पिछले साल स्प्रिंगर नेचर जर्नल में एक पेपर छपा था। उसके अनुसार हिमालय का जो क्षेत्र है ना, वो वैश्विक औसत की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से गर्म हो रहा है। कितनी तेजी से, कुछ अंदाजा है क्या? अंदाजा है, ये दर प्रति दशक 0.15 डिग्री सेल्सियस से लेकर 0.60 डिग्री सेल्सियस तक इतनी आंकी गई है। ये तो दुनिया के औसत से काफी ज्यादा हुआ। बहुत ज्यादा। अब समझने वाली बात यह है कि ये बढ़ता तापमान इस भूकंपीय रूप से संवेदनशील क्षेत्र को और ज्यादा अस्थिर और
अप्रत्याशित क्यों बना रहा है? हाँ, ये कनेक्शन समझना जरूरी है। देखिए, हिमालय भूगर्भीय दृष्टि से मतलब जियोलॉजिकली एक युवा और बहुत एक्टिव पर्वत श्रृंखला है, हाँ जहां भारतीय टेक्टोनिक प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। हाँ, ये तो हम स्कूल में पढ़ते थे। बिल्कुल। तो ये इसे नेचुरली भूस्खलन और भूकंपों के प्रति संवेदनशील बनाता है। अब सोचिए, इस पहले से मौजूद संवेदनशीलता पर जलवायु परिवर्तन का अतिरिक्त दबाव पड़ रहा है। जैसे ग्लेशियरों का तेजी से पिघलना। इससे विशाल ग्लेशियल झीलें बन रही हैं, जिनके फटने का खतरा है, मतलब GLOFs। बारिश के पैटर्न में अचानक तीव्र बदलाव हो रहे हैं, जो फ्लैश फ्लड और भूस्खलन को ट्रिगर कर सकते हैं। तो मतलब ये डबल मार जैसी है, पहले से कमजोर नींव और ऊपर से वजन बढ़ाते जा रहे हैं। हाँ, आपने बिल्कुल सही समझा। तो हम कह सकते हैं कि पहला मुख्य निष्कर्ष ये है कि हिमालय सिर्फ ज्यादा आपदाओं का सामना नहीं कर रहा, बल्कि एक बढ़ते हुए चक्रवृद्धि जोखिम का सामना कर रहा है। जलवायु परिवर्तन मौजूदा भूगर्भीय अस्थिरता को खतरनाक रूप से बढ़ा रहा है। ये तो वाकई गंभीर बात है। और देखिए, संयुक्त राष्ट्र की एक हालिया रिपोर्ट भी इसी तरफ इशारा करती है। वो वन्यजीवों पर असर की बात करती है। वन्यजीवों पर कैसे? रिपोर्ट कहती है कि कस्तूरी मृग और स्नो ट्राउट जैसे जो जीव है ना, उन्हें ऊंचाई के दबाव का सामना करना पड़ रहा है। एल्टीट्यूड स्क्वीज कहते हैं इसे। एल्टीट्यूड स्क्वीज मतलब बढ़ते तापमान की वजह से उन्हें जिंदा रहने के लिए और ज्यादा ऊंचाई पर जाना पड़ रहा है। उनके रहने की जगह, उनका हैबिटेट सिकुड़ रहा है। ये पूरे हिमालयी इकोसिस्टम में जो गहरे बदलाव हो रहे हैं ना, उसका एक साफ संकेत है ये जानकारी तो सच में आंखें खोलने वाली है। अगर खतरा इतना साफ है, आंकड़े इतने डराने वाले हैं और वैज्ञानिक कारण भी समझ आ रहे हैं, तो फिर ये सवाल और भी ज्यादा चुभता है। कौन सा सवाल? कि दुनिया के सबसे संवेदनशील और अस्थिर क्षेत्रों में से एक में आपदाओं के असर को कम करने वाली व्यावहारिक असरदार पूर्व चेतावनी प्रणालियां EWS इतनी कम क्यों हैं? हाँ, ये एक बड़ा विरोधाभास लगता है। जैसा कि ISER पुणे के ग्लेशियोलॉजिस्ट हैं अर्घ बनर्जी, वो कहते हैं कि इनकी संख्या निराशाजनक रूप से कम है, एबिस्मली पुअर नंबर। ऐसा क्यों है? क्या टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास, या कोई और दिक्कत है? ये एक जटिल सवाल है और इसके पीछे कई बड़ी चुनौतियां हैं असल में। जैसे कि पहली और सबसे साफ चुनौती तो हिमालय का विशाल आकार ही है, इसकी दुर्गमता और यहाँ का बेहद विषम मौसम। ये पर्वत श्रृंखला 2400 किलोमीटर से ज्यादा लंबी है। हाँ, बहुत विशाल है। और इसमें अनगिनत घाटियां, ग्लेशियर्स, ऊबड़-खाबड़ इलाके हैं। इतने बड़े और मुश्किल क्षेत्र की लगातार निगरानी करना अपने आप में ही एक बहुत बहुत बड़ा काम है। सही बात है। मिसाल के तौर पर ड्रोन तकनीक को लीजिए। जैसा डॉक्टर बानर्जी भी बताते हैं, ड्रोन छोटे लोकल स्टडीज के लिए तो ठीक है, उपयोगी हो सकते हैं। हाँ, आजकल ड्रोन का इस्तेमाल काफी हो रहा है। हाँ, लेकिन पूरे हिमालयी क्षेत्र या बड़े ग्लेशियरों की निगरानी के लिए ये प्रैक्टिकल नहीं है। तेज हवाएं, बहुत ज्यादा ऊंचाई, मुश्किल इलाके, इन्हें उड़ाना बहुत कठिन और जोखिम भरा है। ये बड़े पैमाने पर समाधान नहीं दे सकते। तो ड्रोन की सीमाएं हैं। फिर बात आती है सैटेलाइट्स की। अब सैटेलाइट्स निश्चित रूप से बड़े इलाके की निगरानी कर सकते हैं। हाँ, सैटेलाइट इमेजरी तो आती रहती है। हाँ, लेकिन उनकी भी अपनी सीमाएं हैं। पहली बात, ये तकनीक बहुत महंगी है। हर जगह इसे लगाना शायद मुमकिन न हो। मतलब ये पूरी तरह स्केलेबल नहीं हो सकती। अच्छा, लागत एक मुद्दा है। और दूसरी शायद ज्यादा महत्वपूर्ण चुनौती है डेटा मिलने की रफ्तार। एक असरदार चेतावनी के लिए सैटेलाइट से डेटा लगभग रियल टाइम में मिलना चाहिए और फिर उसे तुरंत प्रोसेस करके जमीनी स्तर पर चेतावनी जारी करनी होगी। हाँ, वरना देर हो जाएगी। बिल्कुल। इसमें जो समय लगता है ना, वो अक्सर आपदा के घटने की गति से ज्यादा हो सकता है, खासकर अचानक आने वाली बाढ़ या भूस्खलन जैसे मामलों में। तो अगर ड्रोन सीमित हैं और सैटेलाइट्स महंगे और शायद धीमे भी, तो फिर समाधान क्या है? किस तरह की EWS के हमें असल में जरूरत है? यहीं पर डॉक्टर अर्घ बैनर्जी और दूसरे विशेषज्ञों का काम महत्वपूर्ण हो जाता है। उनका तर्क है कि हमें ऐसी EWS प्रणालियों पर ध्यान देना होगा जो हिमालय की खास परिस्थितियों के अनुकूल हों। अच्छा, तो क्या खासियत होनी चाहिए उनमें? देखिए, कुछ मुख्य विशेषताएं होनी चाहिए। एक तो वो स्वदेशी हो और कम लागत वाली हो, ताकि उन्हें बड़े पैमाने पर अपनाया जा सके। ठीक है, वाजिब है। दूसरी, वो मौसमरोधी हो, वेदर प्रूफ, जो हिमालय की कठोर मौसम को झेल सकें, बर्फबारी, बारिश, तेज हवाएं। हाँ, ये तो बहुत जरूरी है वहाँ। तीसरा, उनकी स्थापना और संचालन सरल हो, जिन्हें लगाना और चलाना आसान हो।
इतना आसान कि स्थानीय समुदाय के लोग भी उन्हें ऑपरेट कर सकें। स्थानीय लोगों की भागीदारी मतलब। हाँ, वो आगे आएगा। चौथा, वो एकाधिक इनपुट का इस्तेमाल करें, मतलब सिर्फ एक स्रोत पे निर्भर ना हो। जमीन पर लगे सेंसर, इंसिट्यू और दूर से मिले डेटा, रिमोट सेंसिंग, दोनों का इस्तेमाल करें। मल्टी सोर्स डेटा। बिल्कुल। और पांचवा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, लाइव डेटा ट्रांसमिशन। सिस्टम को लाइव डेटा भेजने में सक्षम होना चाहिए और हमें उन दूर दराज की घाटियों में कनेक्टिविटी की समस्या का हल खोजना होगा, जहां मोबाइल नेटवर्क नहीं पहुंचता। हाँ, कनेक्टिविटी तो एक बड़ी चुनौती है पहाड़ों में। बहुत बड़ी। तो यहाँ पर दूसरा मुख्य निष्कर्ष उभरता है, हिमालय में प्रभावी EWS का मतलब सिर्फ हाईटेक सैटेलाइट नहीं है। असली सफलता उपयुक्त तकनीक में है। ऐसी प्रणालियां जो मजबूत हों, सस्ती हों, स्थानीय रूप से मैनेज की जा सकें और कनेक्टिविटी बाधाओं को पार करते हुए वास्तविक समय में डेटा दें। क्योंकि अंत में तो जान बचाना ही मकसद है। बिल्कुल। एक फंक्शनल EWS हजारों जानें बचा सकता है, लेकिन तभी जब चेतावनी सही समय पर सही लोगों तक पहुंचे। ये बात बिल्कुल सही है कि तकनीक उपयुक्त होनी चाहिए, लेकिन क्या ऐसे उदाहरण हैं हमारे पास जहां इस तरह की प्रणालियों ने, चाहे वो हाईटेक हो या लोटेक, सच में काम किया हो, जानें बचाई हो? कहीं से हम प्रेरणा ले सकते हैं? हाँ बिल्कुल, उम्मीद की किरणें हैं और ये दिखाती हैं कि EWS वाकई जीवन रक्षक हो सकते हैं। अच्छा, बताइए। एक बहुत सरल लेकिन प्रभावी उदाहरण है स्विट्जरलैंड के आल्प्स में ब्लैटन गांव का। स्विट्जरलैंड? हाँ। हाल ही में वहां पास के ग्लेशियर से मलबा बहने का खतरा पैदा हुआ, लेकिन एक चरवाहा था जो ऊंचाई पर था। उसने स्थिति की गंभीरता को समझ लिया। अच्छा, फिर? उसने समय रहते नीचे गांव में फोन करके खबर दे दी। बस एक फोन कॉल, उसी से अधिकारी सचेत हो गए और समय पर लोगों को निकाला जा सका। एक बड़ी त्रासदी टल गई, सैकड़ों जानें बच गईं। अरे वाह, मतलब सिर्फ एक फोन कॉल ने इतना बड़ा काम कर दिया। हाँ, ये दिखाता है कि कभी-कभी सबसे सरल संचार भी कितना असरदार हो सकता है। कमाल है। और कोई तकनीकी उदाहरण? हाँ, तकनीक का एक बेहद उन्नत उदाहरण चीन से आता है। चीन? उन्होंने क्या किया है? चीनी विज्ञान अकेडमी के शोधकर्ताओं ने 2022 में एक पेपर पब्लिश किया था। उसमें उन्होंने बताया कि कैसे उन्होंने मध्य हिमालय में सिरनमाको झील के लिए, जो एक बहुत ज्यादा जोखिम वाली ग्लेशियल झील है, उसके लिए GLOF यानी हिमनद झील के फटने से आने वाली बाढ़ के लिए एक विस्तृत EWS विकसित किया। ग्लेशियल लेक आउटबर्स्ट फ्लड, GLOF। हाँ, ये बड़ा खतरा है। तो कैसे बनाया उन्होंने ये सिस्टम? उनका तरीका काफी दिलचस्प था। उन्होंने एक मानव रहित नाव का इस्तेमाल किया, अनमैन्ड सरफेस व्हीकल कहते हैं इसे, और उससे झील के पानी के लेवल में बदलाव, झील के मुहाने पर जो मलबा जमा होता है, एंड मोरन, उसका खिसकना। अच्छा, उसकी भी निगरानी। हाँ, और बर्फ के बड़े टुकड़ों का झील में गिरना, जिसे आइस कोलैप्स कहते हैं, और झील से नीचे की ओर कितना पानी बह रहा है, आउटफ्लो डिस्चार्ज, इन सब की लगातार निगरानी की। बहुत सारी चीजों की निगरानी एक साथ। हाँ, और ये सारा डेटा सैटेलाइट और मोबाइल नेटवर्क के जरिए रियल टाइम में उनके डेटा सेंटर तक भेजा गया। रियल टाइम डेटा, ये महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। फिर इस लाइव डेटा के आधार पर उन्होंने बाढ़ कहाँ तक फैल सकती है, पानी कितना गहरा होगा, बहाव की रफ्तार क्या होगी, इसका एक पूरा खतरा मानचित्र, हैजर्ड मैप तैयार किया। हैजर्ड मैप? अच्छा, और फिर इस मैप को खतरे के 4 अलग-अलग लेवल में बांटा गया। ये जानकारी नीचे रहने वाले लोगों के लिए बहुत उपयोगी है। निकासी के रास्ते तय करने, सुरक्षित जगह पहचानने, बाढ़ रोकने के उपाय बनाने, यहाँ तक कि भविष्य के आर्थिक विकास की योजना बनाने में भी। ये तो काफी व्यापक सिस्टम लगता है। हाँ, ये काफी एडवांस है। तो एक तरफ स्विट्जरलैंड का वो सरल मानवीय अवलोकन वाला सिस्टम और दूसरी तरफ चीन का ये हाईटेक डेटा पर आधारित मॉडल। क्या ये दोनों ही अपनी अपनी जगह जरूरी नहीं लगते? शायद हमें एक मिले जुले तरीके की जरूरत है। आपने बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। बिल्कुल, वास्तव में शायद यही आगे का रास्ता है, उपयुक्त तकनीक का मिश्रण। मतलब दोनों तरह के तरीके। हाँ, चीन का उदाहरण दिखाता है कि जटिल समस्याओं के लिए परिष्कृत तकनीकी समाधान संभव है, खासकर जब पैसा और विशेषज्ञता हो। वहीं स्विस उदाहरण हमें याद दिलाता है कि स्थानीय ज्ञान और सरल संचार भी जाने बचाने में अहम भूमिका निभा सकते हैं, खासकर उन दूर दराज के इलाकों में जहां जटिल तकनीक लगाना शायद मुश्किल हो। हाँ, हर जगह एक जैसा सिस्टम काम नहीं करेगा। बिल्कुल, और यहीं पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, AI जैसी जो नई तकनीकें हैं ना, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। AI,
वो कैसे मदद कर सकता है इसमें? जैसा डॉक्टर बनर्जी भी सुझाते हैं, एआई मॉडल क्या कर सकते हैं, वो अलग अलग स्रोतों से आने वाले लाइव डेटा को, जैसे सेंसर का डेटा, सैटेलाइट तस्वीरें, मौसम का पूर्वानुमान, इन सब को तेजी से प्रोसेस करके विश्वसनीय चेतावनियों में बदल सकते हैं। अच्छा, मतलब डेटा विश्लेषण तेजी से हो सकता है। हाँ, एआई पैटर्न पहचान सकता है, खतरे का अनुमान लगा सकता है, जो शायद इंसानी विश्लेषण से कहीं ज्यादा तेज हो। ये तो उपयोगी हो सकता है। भारत में इस दिशा में कुछ हो रहा है? हाँ, भारत में भी उत्साहजनक कोशिशें हो रही हैं। बेंगलुरु में एक जाने माने भूकंप विज्ञानी है, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान NGRI के पूर्व निदेशक भी रहे हैं, विनोद कुमार गौड़। वीके गौड़, हाँ, सुना है नाम। जी, वो आजकल 3 EWS परियोजनाओं से जुड़े हैं। उनमें से एक प्रोजेक्ट है जिसे हाल ही में पर्यावरण मंत्रालय ने फंड किया है। अच्छा, वो क्या है? वो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में सेब बागान मालिकों के लिए एक एडवांस्ड ओलावृष्टि चेतावनी प्रणाली विकसित कर रही है। और ये चेतावनी सब किलोमीटर स्केल पर होगी, मतलब बहुत सटीक। सेब किसानों के लिए ओलावृष्टि की चेतावनी, ये तो बहुत प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर गौड़ बताते हैं कि ये सिस्टम लोकल मौसम स्टेशनों से मिले डेटा, AI आधारित पूर्वानुमान मॉडल और स्थानीय परिस्थितियों के हिसाब से ढाले गए वायुमंडलीय मॉडल, इन सब का कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करेगा, ताकि पूर्वानुमान सटीक हो। हाँ, ये मॉडल लोकल जमीन की सतह की क्या विशेषताएं हैं, पानी और मौसम की प्रक्रियाएं कैसे काम करती हैं, इन सबको ध्यान में रखकर सटीक पूर्वानुमान देंगे, ताकि किसान अपनी फसल बचाने के लिए समय पर उपाय कर सके। ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन तकनीक के अलावा और क्या जरूरी है? हाँ, वही बात जो पहले आई थी। तकनीक अपने आप में काफी नहीं है, विशेषज्ञ मानते हैं, और ये बहुत जरूरी है कि स्थानीय समुदायों की भागीदारी अनिवार्य है। लोकल कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। बिल्कुल। EWS सिस्टम लगा देना एक बात है, लेकिन उनका रखरखाव कौन करेगा, उनकी निगरानी कौन करेगा, और सबसे जरूरी, जब चेतावनी जारी हो तो उस पर सही और तुरंत प्रतिक्रिया कैसे दी जाएगी? हाँ, ये भी तो सोचना होगा। इसके लिए स्थानीय लोगों को ट्रेनिंग देना, उन्हें इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बनाना, ये बेहद जरूरी है। तभी ये प्रणालियां जमीनी स्तर पर वाकई असरदार और टिकाऊ साबित होंगी। ये सारे प्रयास और तकनीक की बातें सुनकर तो लगता है कि समाधान पहुंच में है। फिर भी जैसा हमने शुरू में आंकड़ों से देखा, हकीकत यह है कि आपदाएं बढ़ रही हैं और प्रभावी EWS की भारी कमी है। ऐसा क्यों है? क्या हम इस समस्या की तात्कालिकता को, इसकी अर्जेंसी को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। देखिए, क्लाइमेट चेंज जर्नल में पिछले साल एक स्टडी छपी थी। वो भविष्य की एक और गंभीर तस्वीर दिखाती है। क्या कहती है वो स्टडी? उसके अनुसार अगर दुनिया का तापमान प्री इंडस्ट्रियल लेवल से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है, तो हिमालय का 90% हिस्सा 1 साल से ज्यादा समय तक गंभीर सूखे का अनुभव करेगा। 90% हिस्सा और 1 साल से ज्यादा सूखा, ये तो विनाशकारी होगा। हाँ, पानी के लिए, इकोसिस्टम के लिए, आपदा जोखिमों के लिए, सबके लिए। इस बैकग्राउंड में अर्घ्य बनर्जी की वो बात फिर से सोचने पर मजबूर करती है। कौन सी बात? कि हिमालय की आपदाओं को वो प्राथमिकता नहीं मिल रही है जिसके वे हकदार हैं। न वैज्ञानिकों और इंजीनियरों से, न फंडिंग एजेंसियों और उद्योगों से, और न ही केंद्र और स्थानीय प्राधिकरणों की नीति निर्माताओं से। तो इस सब का निचोड़ क्या निकलता है? निचोड़ सीधा और साफ है। इसे तत्काल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। नेशनल प्रायोरिटी? हाँ, देखिए, वैज्ञानिक प्रमाण हमारे सामने है। वो साफ तौर पर बढ़ते खतरे और जलवायु परिवर्तन के लिंक को दिखा रहे हैं। तकनीकी क्षमता या तो मौजूद है या विकसित की जा सकती है, जैसा हमने चीन और भारत के उदाहरणों में देखा। हाँ, वो तो है। सफल अंतर्राष्ट्रीय और स्थानीय उदाहरण भी हैं जो हमें प्रेरणा और दिशा दे सकते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जमीनी स्तर पर इसे लागू करने में और इन कोशिशों को प्राथमिकता देने में एक बड़ी कमी दिख रही है। क्यों है ये कमी? क्या लगता है? इस कमी के पीछे कई वजह हो सकती हैं। शायद नीति के स्तर पर कोई अड़चन है, या पर्याप्त पैसा नहीं दिया जा रहा, या फिर अलग अलग सरकारी एजेंसियों, रिसर्च संस्थानों और स्थानीय समुदायों के बीच तालमेल की कमी है। कोऑर्डिनेशन की दिक्कत हो सकता है, या ये भी हो सकता है कि समस्या इतनी बड़ी और जटिल है कि उसे देखकर एक तरह की हिचकिचाहट हो। कारण चाहे जो भी हो, उन पर गंभीरता से विचार करने और उन्हें दूर करने की तत्काल जरूरत है।
जैसा डॉक्टर बनर्जी ने कहा था, और मैं उनकी बात को यहाँ दोहराना चाहूंगी क्योंकि ये इस पूरी चर्चा का सार है। मुझे लगता है कि हिमालय के लोगों को इसकी ज़रूरत है और ये एक तत्काल ज़रूरत है। ये एक राष्ट्रीय प्राथमिकता होनी चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। जब तक इसे राष्ट्रीय एजेंडे में सबसे ऊपर नहीं रखा जाएगा, तब तक हम जमीनी स्तर पर उस बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं कर सकते जिसकी हिमालय को और वहां रहने वाले लाखों लोगों को सख्त जरूरत है। तो आज की इस गहन चर्चा से कुछ मुख्य बातें या निष्कर्ष जो साफ तौर पर उभर कर सामने आए हैं वो हैं, पहला, हिमालय क्षेत्र जलवायु परिवर्तन से जुड़ी आपदाओं के एक अभूतपूर्व और बढ़ते हुए खतरे का सामना कर रहा है, जहां जलवायु का तनाव पहले से मौजूद भूगर्भीय संवेदनशीलता को और बढ़ा रहा है। बिल्कुल। दूसरा, इस गंभीर खतरे के मुकाबले प्रभावी, व्यवहारिक और व्यापक पूर्व चेतावनी प्रणालियों EWS का एक महत्वपूर्ण अंतर, एक कमी मौजूद है। हाँ, ये गैप बहुत बड़ा है। तीसरा, समाधान असंभव नहीं है। उपयुक्त तकनीक, चाहे वो सरल हो या एडवांस्ड, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और सबसे जरूरी स्थानीय समुदाय की भागीदारी, इन सब का मेल प्रभावी EWS का आधार बन सकता है, जैसा हमने स्विस, चीनी और भारतीय उदाहरणों में देखा। जी हाँ, समाधान मौजूद है। और चौथा और शायद सबसे महत्वपूर्ण, इस पूरे मुद्दे को हिमालयी आपदा जोखिम कम करने और EWS की स्थापना को तत्काल एक राष्ट्रीय प्राथमिकता बनाने की जरूरत है। एकदम सही। और जब हम समाधानों की बात करते हैं ना, तो ये सोचना भी जरूरी है कि सिर्फ तकनीकी समाधानों से आगे बढ़कर हमें और क्या करने की जरूरत है। मतलब हिमालय क्षेत्र को आपदाओं के प्रति सचमुच लचीला, रिजिलियंट बनाने के लिए किन बड़े प्रणालीगत बदलावों की जरूरत होगी। नीतियां कैसी हों जो सिर्फ रिएक्शन ना दें बल्कि रोकथाम पर ध्यान दें। हाँ, प्रोएक्टिव नीतियां। और चूंकि आपदाएं तो सरहदें नहीं देखती, तो क्या सीमा पार सहयोग जैसे भारत, नेपाल, चीन, भूटान के बीच उसे मजबूत करने की जरूरत है। ये भी एक अहम पहलू है। फंडिंग के कौन से नए और टिकाऊ मॉडल अपनाए जा सकते हैं। और एक और सवाल कि संस्थागत कोशिशों के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर जागरूकता और तैयारी इस बड़े लक्ष्य में कैसे योगदान दे सकती है। हाँ, ये कुछ गहरे सवाल हैं। हाँ, जिन पर नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों और हम सभी को गंभीरता से सोचने की जरूरत है। निश्चित रूप से UPSC उम्मीदवारों के लिए तो ये विषय बहुत ही मल्टी डायमेंशनल है। पाठ्यक्रम के कई हिस्सों को छूता है। GS3 में आपदा प्रबंधन, पर्यावरण, GS1 और प्रीलिम्स में भूगोल, GS3 और प्रीलिम्स में साइंस एंड टेक, और यहाँ तक कि शासन, गवर्नेंस के पहलू भी इसमें शामिल हैं, क्योंकि ये नीति, कार्यान्वयन, समन्वय सबसे जोड़ा है। हाँ, ये एक इंटीग्रेटेड टॉपिक है। हम आशा करते हैं कि द हिंदू पर आधारित यह विश्लेषण और हमारी ये चर्चा उपयोगी रही होगी और इसने इस महत्वपूर्ण मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर सोचने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपको हमारा ये विश्लेषण और चर्चा उपयोगी लगी हो तो कृपया इस एपिसोड को लाइक करें, और अगर आपने अब तक नहीं किया है तो द डीप डाइव चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, आपके मन में इस विषय से जुड़े कोई सवाल हो, कोई विचार हो, या आप भविष्य में किन और टॉपिक्स पर ऐसी ही गहन चर्चा सुनना चाहेंगे, तो नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताएं। हम आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के गहन विश्लेषण के साथ।